हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम NCERT क्लास 6 साइंस में हम 14वां अध्याय पर अध्ययन करेंगे। इसके पहले जो है 13 अध्याय हो चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 14वां अध्याय है जल। क्या है? जल, वाटर। तो जल से तो सभी परिचित होंगे और ये भी पता है कि जल जो है हमारे दैनिक क्रियाकलापों में उपयोग होते रहते हैं। तो अगर हम कहें कि जल जो है कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है तो आप क्या कहेंगे? तो आप दिन भर में जो भी कार्य करते हैं आप उसको याद करिए तो आपको पता चल जाएगा कि जल का उपयोग जो है कहाँ कहाँ होता है। जैसे सबसे प्रथम आवश्यकता जो हमारी होती है वो होती है पीने में। तो जल का उपयोग सबसे पहले हम पीने के लिए करते हैं। फिर हम जब सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं तो उसमें हमें जल की ज़रूरत होती है। नहाने में, बर्तन साफ़ करना, कपड़े धोना, शौचालय, फर्श साफ़ करना, खाना बनाना, तो ये सब चीज़ों में क्या होता है? जल का उपयोग होता है। इसी प्रकार हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो है हम एक दिन में कितना जल जो है खर्च करते हैं। कि हमारा जो है एक महीने का जो है कितना पानी खर्च होता है। इसी के आधार पर हम जो है पूरे, अगर आप गांव में रह रहे हैं तो इस तरह आप एक गांव में कितना जल की आवश्यकता है ये भी आप निकाल सकते हैं। अगर एक व्यक्ति का प्रतिदिन कितना जल उपयोग कर रहा है एक व्यक्ति, अगर ये चीज़ हमें पता चल जाए तो हम पूरे गांव का हम निकाल सकते हैं कि इस गांव को कितना जल की ज़रूरत पड़ेगी। बस हमें ये पता होना चाहिए कि गांव में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। इसी तरह हम पूरे वर्ष का भी निकाल सकते हैं। अगला हेडिंग है हमारा, हम कितने जल का उपयोग करते हैं। तो उपयोग तो हमने बता दिया था, कहाँ से प्राप्त करते हैं हम करते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि नदियों से, झरनों से, तालाबों से, और जिनके घरों में नल है तो वो कहेंगे नल से मिलता है। तो स्रोत एक ही है लेकिन जल को प्राप्त करने का तरीका अलग अलग है, ढंग भिन्न भिन्न हो सकता है। हमें से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग जो है भिन्न हो सकता है। अंततः हम सबके जल के एक ही स्रोत हैं, एक ही स्रोत होते हैं। जैसे या तो तालाब से होगा या झील या नदी या कुएं से। तो ये सभी क्या हैं? स्रोत हैं, जल के स्रोत हैं जहाँ से हम जल प्राप्त करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का कितना भाग जो है जल से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी का जो है 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। ये सभी को पता होगा। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। तो पृथ्वी का जो 2/3 भाग जो होता है जल से घिरा हुआ है, तो ये इसका अधिकांश भाग किससे घिरा होता है? समुद्रों और महासागरों से। जो जो 2/3 भाग होता है जल, उसके अंतर्गत जो है समुद्र और महासागरी अधिकतर आते हैं। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत बड़े घुले होते हैं।
जिससे जल क्या होता है, खारा होता है। तो समुद्रों का या महासागरों का जल जो होता है वो खारा होता है, क्योंकि इसमें बहुत से लवण घुले होते हैं, इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त होते हैं। अन्य घरेलू, कृषि और उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। तो ये जो खारा जल होता है ये है, तो ये खारा जल क्या होता है, हमारे दैनिक क्रियाकलापों में काम नहीं आता है। इसको शुद्धि करना पड़ता है, फिर उपयोग में लाया जाता है। डायरेक्टली हम इसका उपयोग जो है नहीं कर सकते हैं। कदाचित आपने एस.टी. कॉलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशियंट मॉर्नर, क्या है, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर की ये पंक्तियाँ सुनी होगी, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। तो ये एस.टी. कॉलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता कौन सी थी, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। तो हो सकता है पूछ ले कि एस.टी. कॉलरिज द्वारा लिखी गई कविता का क्या नाम था। तो इस पंक्ति में जो है कवि क्या कहना चाह रहा है, यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। महासागर का जल भले ही खारा होता है, लेकिन तो महासागर का जल भले ही खारा हो, लेकिन जल आपूर्ति में ये एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता। हमें से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों, कुओं में कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं। ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी प्रकार से खारा नहीं होता है। तो इसे समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जल चक्र क्या होता है। तो उसी से हम समझेंगे जल की युक्ति। आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है, यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। तो यह जल कहाँ चला जाता है, तो इसमें यही समझेंगे कि किस प्रकार जो है जल का वाष्पन होता है, फिर वो वायुमंडल है, फिर वही जो है संघनित होकर वर्षा कहते हैं। अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था। हमने क्या पाया था, जल वाष्पित हो गया था और नमक शेष रह गया था। तो समुद्र का जल जो होता है उसको अगर हम किसी गड्ढे में रख देंगे और वो क्या होगा, सूर्य के प्रकाश से वाष्पित हो जाएगा, उसमें जो जल की मात्रा होगी वो वाष्पित हो जाएगी, लेकिन जो उसमें नमक रहेगा वो शेष बच जाएगा। तो इस वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा नमक या लवण प्राप्त किया जाता है समुद्रों से। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से यह भी अनुभव करते हैं कि जलवाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती है। तो जब वाष्पन होता है तो जो जलवाष्प बनते हैं वो अपने साथ लवणों को साथ में नहीं ले जाते हैं। इस प्रकार बनी जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है इसी वजह से, क्योंकि जल का क्या होता है, वाष्पन होता है, जिसे प्रायः देखा नहीं जा सकता है। हमने भी यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है।
तो गैसीय अवस्था में जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। हमने यहाँ देखा है कि खेतों, सड़कों, छतों व अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेखित किया है कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढे में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता है। तो आप समझ गए किस प्रकार जो है जल का वाष्पन होता है। और जो समुद्र के जल होते हैं, महासागरों के जल होते हैं, तो उनके पानी को क्या किया जाता है, गड्ढों में इकट्ठा किया जाता है। और उन गड्ढों में क्या होता है कि वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा उसमें जो जल होता है वो वाष्पित होकर ऊपर चला जाता है और नमक जो है वो गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार जो है हम नमक प्राप्त करते हैं समुद्रों से और महासागरों से। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिखाया गया है। आप देख सकते हैं एक प्लेट को जो है, एक प्लेट में जल रखकर जो है छाया में रखा गया है और एक प्लेट में जल डालकर कहाँ रखा गया है, सूर्य के प्रकाश में। तो इससे क्या पता चलता है कि जिस प्लेट को आप सूर्य के प्रकाश में रखते हैं उसमें वाष्पन तेज़ी से होता है, क्योंकि उसमें जो है डायरेक्टली जो है सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। लेकिन जिस प्लेट को आप छाया में रखते हैं उसमें सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, इसलिए उसमें जो है वाष्पन की जो दर है वो धीमा होता है। तो आप कुछ समय बाद क्या देखेंगे कि जो बाहर आप प्लेट को रखे रहते हैं उसमें जल धीरे धीरे कम हो जाता है उसकी अपेक्षा जो छाया में रखा हुआ प्लेट होता है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे सूर्य के प्रकाश में वाष्पन जो है वो तेज होता है। क्रियाकलाप 2 में हमने यह देखा कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, तो सूर्य की ऊष्मा भी वहाँ तक पहुँच जाती है जो छाया में प्लेट रखा होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है और गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। तो जो गर्म वायु होती है वही ऊष्मा प्रदान करती है वाष्पित करने के लिए। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। तो वाष्पन की क्रिया जो होती है वो हमेशा होती रहती है। जो भी खुले स्थानों पर जल होते हैं उनसे वाष्पन जो है होता रहता है। इसके फलस्वरूप वायु में जलवाष्प निरंतर मिलती जाती है, तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। अगर आप एक बाल्टी जो है भरकर पानी रख दीजिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें वाष्पन की क्रिया हो रही है, क्योंकि आपको घटते हुए नहीं दिखेगा कि पानी जो है घटा हुआ है। तो वाष्पन की जो क्रिया होती है बहुत धीमा होता है। लेकिन यही अगर हम इसको गर्म करके रख दें तब ये जल्दी जल्दी जो है वाष्पन क्रिया करने लगता है और वाष्पित होकर जल ऊपर चला जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। वैसे सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेज तो होता ही है, लेकिन अगर जल को जो है किसी बर्नर पर गर्म करके रख दें तो वाष्पन और अधिक तेजी से होने लगता है। पौधों द्वारा जल की क्षति। अगला हेडिंग है पौधों द्वारा जल की क्षति। अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो कोई भी पौधा हो, कोई भी पेड़ हो, तो सभी को वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है।
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिए। बूझो वाष्पोत्सर्जन के विषय में पढ़ता रहा है। उसने स्वयं से पूछा, 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं के पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की क्षति होती है। तो उसने पता लगाया कि यह क्षति लगभग 500 लीटर है, जो कि अनुमानतः बड़े आकार के 25 बाल्टियों में भरे जल के बराबर है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करना है कि 1 किलोग्राम गेहूं उत्पादन में कितने लीटर जल की आवश्यकता होती है। गेहूं के पौधों को 1 किलोग्राम गेहूं के उत्पादन में कितने जल की आवश्यकता होती है, 500 लीटर जल की आवश्यकता होती है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो पौधे क्या करते हैं, जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपने भोजन बनाने में करते हैं और कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है पौधे द्वारा जल की क्षति का उपयोग करते हैं भोजन बनाने में, और कुछ भाग को विभिन्न भागों में संचित रखते हैं और कुछ भाग वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में चला जाता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन होता कैसे है, पेड़ की पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। तो वायु में जल जो है किस प्रकार प्रवेश करता है, या तो वाष्पन के द्वारा या तो संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। तो दोनों तरीकों से जो है वायु में जल प्रवेश करता है। बादल कैसे बनते हैं। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिखाया गया है। आधा ग्लास जो है जल को लिया गया है और फिर इसमें बर्फ़ को ऊपर से डाला गया है, ऊपर से बर्फ़ भी डाला गया है। तो कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि इसके बाहरी सतह पर, जो गिलास की बाहरी सतह होती है, उस पर क्या होता है, जल की छोटी छोटी बूंदें आ जाती है। क्या होती हैं, यहाँ पर जल की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। तो ये बूंदें कहाँ से आई, कैसे आई, इसको समझने के लिए देखिए होता क्या है कि इस बर्फ़ की वजह से इसकी सतह क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, सतह धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं। लेकिन बाहर की जो वायु है, इसके बाहर की जो वायु होती है, इसके संपर्क में आती है और वो गर्म होती है। तो ये गर्म वायु जब इस सतह के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, संघनित हो जाती है। संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर छोटी छोटी बूंदें इसके सतह पर इकट्ठा हो जाता है। तो यही होता है, संघनन की प्रक्रिया द्वारा इसकी सतह पर छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई देंगी। जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी सतह पर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी सतह पर। तो ये इसी वजह से होता है। बाहर की वायु कैसी होती है, गर्म होती है, लेकिन इसकी सतह कैसी है, ठंडी है। कैसी है, ठंडी सतह होती है। सतह कैसी होती है, ठंडी होती है। तो जब ठंडे के संपर्क में आता है गर्म वायु, तो वो संघनित होकर बूंदे के रूप में हमें दिखाई देता है।
तो यही इसमें बताया गया है। तो यही प्रक्रिया जो है बादल बनने में भी होता है। अगर हम जो है प्रातःकाल घास की पत्तियों को देखें, सर्दियों के मौसम में खासकर प्रातःकाल घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें देखते हैं हम। क्या आपने कभी शीत ऋतु में प्रातःकाल पत्तियों या धातु के पृष्ठों जैसे लोहे की ग्रिल या दरवाजों पर इस प्रकार की ओस की बूंदें देखी है? बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा। अब देखते हैं कि बादल जो है किस प्रकार बनता है, यहाँ पर समझाया गया है। तो ये जो हमने अभी संघनन की प्रक्रिया बताई है, तो इसी प्रकार जो है बादल भी बनता है। देखिए, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कैसे होता है देखते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ताप क्या होता है? कम होता जाता है। अगर हम पृथ्वी के ऊपर धीरे धीरे जाएं तो ताप कम होता जाता है, और जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, गर्म होकर ऊपर पहुंचती है, वो ठंडी हो जाती। तो अगर वायु ऊपर उठती है तो वो ऊपर पहुंचकर क्या हो जाती है? धीरे धीरे ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प क्या होते हैं? संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं। तो वायु में क्या होता है? जलवाष्प होता है, और ये जब ऊपर गर्म होकर ऊपर उठते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ताप क्या होता है? धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब वहाँ पर ये वायु जो होती है वो ठंडी हो जाती है, और इसमें उपस्थित जो जलवाष्प होते हैं वो संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जल कणिका। जिन्हें जल कणिका कहते हैं, ये परिवर्तित हो जाता है। ये ही छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती हैं, यही जल कणिकाएँ क्या होती हैं? जो छोटी छोटी जल की बूंदें होती हैं, ये क्या करती हैं? वायु में तैरती रहती हैं। हमें बादलों के रूप में, यही जो है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। तो जो जल कणिका होती है वही वायु में तैरती है, यही हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। इस जल कणिकाएं इस प्रकार बनी ही बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाती हैं। जब यही जल कणिकाएं जो है आपस में मिल जाती हैं तो इनका आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, और इनमें कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं, और इन गिरती हुई बूंदों को ही हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। जब ये छोटी छोटी जल की बूंदें आपस में मिलने लगती हैं तो कुछ जल की बूंदें क्या हो जाती हैं? भारी हो जाती हैं, और वो नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इन्हीं गिरती हुई बूंदों को हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओलों के रूप में गिरता है और हिम के रूप में भी गिर सकता है। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है। तो जल जो है वायु में किस प्रकार जाता है? वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा। बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार जो है बादल बनता है, और संघनन की प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार वो वर्षा के रूप में नीचे आता है। तो वाष्पन और संघनन, ये दोनों प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं पुनः महासागरों की ओर। प्रायः समस्त पृष्ठभूमि महासागरों के तल से ऊंचे हैं। तो पृथ्वी का समस्त भूपृष्ठ जो होता है वो महासागरों से के तल से जो होता है वो लगभग ऊंचा ही होता है। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि महासागरों का जो सतह होता है वो नीचे होता है। तो वर्षा और हिम के रूप में भूमि पर जो जल गिरता है वो क्या होता है? बहकर महासागरों में चला जाता है, या विभिन्न ढंगों से होता है। अगर हम पर्वतों की बात करें तो पर्वत पर हिम पिघलकर जल बन जाती है, और यह जल पहाड़ों से झरनों या नदियों के रूप में नीचे गिरता है,
और कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। तो अधिकांश नदियाँ भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं, तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। तो इस प्रकार जो है जल जो है वर्षा का जल हो या हिम हो, इसी प्रकार जो है वो पिघल कर, अगर पर्वतों पर हिम जो होता है वो पिघल जाता है तो फिर वो झरनों नदियों के सहारे जो है महासागरों में गिर जाता है। और अधिकांश नदियाँ क्या होती हैं, वो भूमि पर काफ़ी लंबी दूरियां तय करती हैं और अंत में क्या होता है वो किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती है या मिल जाती है वहाँ पर। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। तो वर्षा का जल क्या होता है, झीलों और तालाबों को भर देता है और वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इसी से भूमिगत जल का स्तर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। जल का कुछ भाग वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। तो यही जल जो हम नल के द्वारा प्राप्त करते हैं ये भूमिगत जल होता है। ये कैसे प्राप्त होता है, भूमिगत जल जो वर्षा के रूप में जल नीचे गिरता है तो वो धीरे धीरे भूमि से नीचे रिसता रहता है और वही हमें भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध होता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। तो कुआं जो होता है उसका भी भरण जो होता है वो भौम जल से ही होता है, जो के नीचे का स्रोत भी भौम जल ही होता है। इस प्रकार कुछ हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल क्या होता है, भौम जल से ही आता है। तो अभी हमने बताया कि जो नलकूप होते हैं, हैंडपंप होते हैं, उसके द्वारा जो प्राप्त जल होता है वो भौम जल से ही प्राप्त होता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहाँ पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर हैंडपंप नलकूप ज़्यादा उपयोग होते हैं तो वहाँ पर भूमिगत जल जो होता है उसका स्तर जो होता है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से हमें गहरी खुदाई करनी पड़ती है जल को प्राप्त करने के लिए। और अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की या क्षति चिंता का विषय है। तो इसका अधिक से अधिक उपयोग होने की वजह से एक चिंता का विषय बना हुआ है कि भूमिगत जल का जो स्तर है वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। पहले एक चिंता को वापस आपसे बांटना चाहती है। उन क्षेत्रों में जहां भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है वहां वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां अधिकांश ज़मीन कंक्रीट से ढकी होती है। तो जहां पर वनस्पतियों की कमी होगी वहां अगर वर्षा होगी तो वहां पर जो मिट्टी होते हैं वो धीरे धीरे बह जाते हैं जल के साथ, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या कार्य करती हैं, मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती हैं। तो जहाँ पर वनस्पतियों की कमी होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मिट्टी का कटान ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर वनस्पतियों की कमी होने की वजह से कटान ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि वो वहाँ पर मिट्टियाँ बच कर नहीं रह पाती हैं और वो बहकर चली जाती हैं और वहाँ पर मिट्टियाँ उपजाऊ भी नहीं होती जहाँ पर वनस्पतियों की कमी होती है। ऐसे भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है। जो कंक्रीट ज़मीनी कंक्रीट होती हैं वहाँ पर जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाता है। तो वर्षा का जल क्या करता है, अपने साथ मृदा का जो ऊपरी पृष्ठ होता है उसको धीरे धीरे बहा ले जाता है और धीरे धीरे उसकी उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है, उस मिट्टी की ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे खनिज तत्व जो होते हैं वो मिट्टी की ऊपरी परत में ही पाए जाते हैं जो खेती के लिए उपयोगी होते हैं। अब हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है।
इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है, वर्षा, ओलों और हिम के रूप में वापस लौट आता है। तो ये क्या है, एक प्रकार जल चक्र है ये। और अंत में क्या होता है, वापस महासागरों में लौट आता है। तो जल के इस प्रकार चक्रण को क्या कहते हैं, जल चक्र। पहले क्या होता है, नदियों तालाबों से वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा जल जो है वायुमंडल में चला जाता है, वायु के साथ जो जलवाष्प के रूप में रहता है। फिर वो संघनन की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, वर्षा होती है, ओले पड़ते हैं, हिमपात होते हैं, और उसके माध्यम से फिर पृथ्वी पर वापस जल चले आते हैं और महासागरों में लौट जाता है। तो जल के इस प्रकार के चक्रण को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है कि समुद्र से जो जल होता है समुद्र में वो वाष्पित होकर ऊपर जाता है, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में रहता है, फिर वहाँ से संघनन की प्रक्रिया द्वारा वर्षा की जल के बूंदों के रूप में भूमि पर वापस चली आती हैं। और ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। इसी को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। तो जल चक्र की वजह से ही भूमि पर जल की आपूर्ति जो है वो बनाए रखता है। यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा, तब इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भारी वर्षा होगा तो क्या होगा, तब बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। वर्षा का समय, अवधि, मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि ऐसे स्थान भी है जहाँ पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है। तो बहुत सारी फसलें जो बोई जाती है वो मानसून पर ही निर्भर करती हैं। परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारी वर्षा से क्या होती है, नदियों, झीलों तथा तालाबों का जलस्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है वर्षा से। ऐसा होने पर जल के एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है, या खेतों, वनों, गांवों, शहरों को क्या कर सकता है, जलमग्न कर सकता है। तो इसलिए ज़्यादा वर्षा से हानि हो सकता है, बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, गांव शहर जलमग्न हो जाते हैं, जान माल की क्षति होने लगती है, सभी को समस्याएं होने लगती हैं, बिजली बाधित होने लगती है, लोग बेघर हो जाते हैं। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा, मानव जीवन की जो है अपार क्षति होती है। क्या होता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, पालतू जानवर भी मर जाते हैं, और जो संपदा होती है, मानव जीवन को अपार क्षति होती है बाढ़ से। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी क्या होते हैं, बह जाते हैं। प्रायः जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलस्थ जीव थल भाग पर फंसकर मर जाते हैं। तो जब बाढ़ का जल क्या करता है, उतरता है, तो जो जलस्थ जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, वो थलीय भाग में जो है वो फंसकर क्या करते हैं, मर जाते हैं। वो वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को प्रभावित करता है। तो वर्षा क्या करता है, भूमि पर रहने वाले जीवों को प्रभावित करता है। यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा, तो अगर वर्षा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे सूखे जैसी स्थिति आ जाएगी, तो जल उपलब्ध हो पाएगा, तो इससे क्या होगा, अकाल उत्पन्न हो जाएगी। सूखे की स्थिति में क्या होगा, खाद्यान्न, चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाएगा। इससे क्या, जो भूमिगत जल होगा उसका स्तर नीचे चला जाएगा। भूमि के अंदर जो जल होता है उसका स्तर गिर जाएगा अगर वर्षा ना हो।
हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं और मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। तो पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल होता है उसका केवल छोटा सा भाग ही हम पौधों, जंतुओं और मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयोग कर पाते हैं। अधिकांश जल जो है महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसको शुद्ध करना पड़ता है, फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, तब हम उस जल का उपयोग कर पाते हैं। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अगर भूमिगत जल का स्तर जो है गिरता चला जाए, अत्यधिक गिर जाए, तो इससे क्या होगा, हम भौम जल का जो है अधिक से अधिक उपयोग नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। तो जल की मात्रा जो है समान है पृथ्वी पर, फिर भी उपयोग के लिए जल की मात्रा जो है सीमित है, जिसका उपयोग हम करते हैं, चाहे वो पीने योग्य हो या किसी और काम में हो। अगर इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगे तो जल का संकट जो है हमारे सामने बन सकता है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों को दिखना एक साधारण दृश्य है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसीलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। तो इसीलिए हमें जल को जो है सेव करके रखना चाहिए। जितना जल का उपयोग है बस उतना ही उपयोग करना चाहिए। फालतू जल का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ ना हो। तो जल का उपयोग उतना ही करें जितना हमें ज़रूरी हो। अब वर्षा के जल को संग्रहण कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। वर्षा के जल को एकत्रित करना, उसका भंडारण करने के बाद प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। तो इस उपाय द्वारा वर्षा के जल को एकत्र किया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है, जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। तो वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र क्या है, जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। यही वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र है। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहां अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं। तो क्या होगा, तो वहाँ पर जल इकट्ठा हो जाएगा और वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा ऊपर फिर से चला जाएगा या नालियों में बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है? इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुँच जाता है, तो कुछ भाग क्या होता है, बहकर नदियों और झीलों तक पहुँच जाता है, जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं। क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है, क्योंकि जहाँ पथरीली या कंक्रीट जैसी भूमि होगी वहाँ पर जो है जल का रिसाव नहीं होगा। जो वर्षा का जल होता है उसका रिसाव भूमि के अंदर नहीं होता है। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। वर्षा जल संग्रहण की या दो तकनीकों का उल्लेख किया गया है, किस प्रकार जो है वर्षा के जल को संग्रहण करना चाहिए। पहला क्या दिया है कि छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। तो भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाना वर्षा के जल को कहाँ पर, भवन के छत पर। तो इस जल में
इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है। तो इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। तो जो भंडारण टैंक होते हैं उसको सीधे वहां से पाइप लगाकर किसी गड्ढे तक ले जाया जाता है और वहां पर मिट्टी में रिसाव होता है और रिसाव के द्वारा वो भूमि के अंदर चला जाता है धीरे धीरे, जिससे भूमिगत जल का स्तर बढ़ जाता है। तो ये एक क्रियाकलाप है, ऐसा कर सकते हैं आप भूमि स्तर को, भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए। एक दूसरा विकल्प है सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। तो जो भी वर्षा के जल होते हैं उसको सीधे सड़क के किनारे जो नालियां बनी होती हैं उसमें भेज दिया जाता है, आसानी से वो भूमि के अंदर जल चला जाता है रिसाव के द्वारा। तो ये दो तरीके थे कि वर्षा के जल को किस प्रकार जो है संग्रहित किया जाए। तो ये था तो जल जीवन के लिए आवश्यक होता है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती है। तो वायु में किससे वो जलवाष्प मिलती है? वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से। जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों जल की बूंदें बनाती हैं जो बादल जैसी दिखाई देती हैं। तो जलवाष्प जो होती हैं वायु में होती हैं और वो संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं और वही बादल के रूप में दिखाई देती हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम और ओले के रूप में गिरती हैं। जब छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलती हैं तो वो क्या होती हैं? भारी हो जाती हैं और वो नीचे जल की बूंदों के रूप में गिरने लगती हैं, वही होती है वर्षा। वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। तो जो वर्षा होता है, ओला होता है, हिम होता है, जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो कुछ नदियों में, कुछ झीलों में, कुछ तालाबों में इकट्ठे होंगे, कुछ कुओं में और कुछ मिट्टी में रिसाव के द्वारा जो है जल की पुनः पूर्ति करते रहते हैं। तो यही जो है जल चक्र की प्रक्रिया होती है, इसी प्रकार होता रहता है। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। तो महासागर से तो जो समुद्र के पानी होते हैं वहाँ से जल वाष्पित होकर ऊपर जाता है वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में, फिर वहाँ से संघनन की प्रक्रिया द्वारा छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, ओलों के रूप में, हिमपात के रूप में गिरते हैं। तो ये इस प्रकार जो है जल पुनः प्राप्त होता रहता है। तो ये जो प्रक्रिया है चलता रहता है, इसी को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ सकता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। तो पृथ्वी पर जल की कमी नहीं है, लेकिन जो उपयोग करने योग्य जल होता है वो सीमित मात्रा में है, इसलिए हमें जल का उपयोग जो है विवेकपूर्ण करना चाहिए। मतलब जितना उपयोग करना हो बस उतना है, उससे ज़्यादा नहीं। पानी को बेवजह नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसको सुरक्षित रखना चाहिए पानी को। तो ये था। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।